हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर दर्वी स्मार्ट क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। मैथमेटिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक क्लास 12th एज पर न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो आज हम उस लेसन को स्टार्टअप करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं इस लेसन की तरफ। फर्स्टली जो बेसिक जो है 1.1 के लिए जो बेसिक है वो मैं आज लेने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट बेसिक पार्ट ऑफ दिस लेसन मैथमेटिकल लॉजिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एग्जैक्टली सेंटेंस के कितने टाइप है वो हमको आज देखने हैं। तो फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, मैंने एकदम शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड विथ फुल स्टॉप, जो सेंटेंस है उसके एंड में फुल स्टॉप लगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस है। और यही सेंटेंस होते हैं, सॉरी सेंटेंस नहीं, यही स्टेटमेंट होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ये क्यों लिख कर रखा है मैं वो तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो पहले तो सेंटेंस के जो टाइप है, फर्स्ट टाइप तो हमने देख लिया डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस। जो एंड विथ फुल स्टॉप मतलब जो सेंटेंस जो होता है उसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से हो जाए तो हमको आइडेंटिफाई करना है वो डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो सेकेंड टाइप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे आस्क क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क हो वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, आपने ग्रामर में अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा 10th तक। ओके, तो मेरा बताना काम है तो मैं बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब दे आस्क अस क्वेश्चन, यहाँ पे अस नहीं लिखा तो भी चलेगा। दे आस्क क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस जो होते हैं वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मतलब जो शॉर्ट में उसका जो एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका एंड फुल स्टॉप से होता है उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमसे, एडवाइस देते हैं, वार्निंग देते हैं और सजेशन देते हैं। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब जिसमें रिक्वेस्ट आ जाए, जिसमें कमांड आ जाए, जिसमें एडवाइस आ जाए, जिसमें वार्निंग, सजेशन, ये सारे जो पार्ट है जिस सेंटेंस में इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट टाइप मैं ये बाद में बताऊंगा, ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसका क्या होता है, जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए वो क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, तो अब लास्ट ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट मतलब क्या, ओपन स्टेटमेंट मतलब जो चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मेरा बताना काम है तो मैंने यहाँ पर उसका कीवर्ड्स लिखा है। ओके, ये सब है ना, कमांड, दे आस्क अस क्वेश्चन, एंड विथ फुल स्टॉप, एंड विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वो सारे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको ध्यान में। थोड़ा सा पोर्शन मेरा बताना रह गया था घाई गड़बड़ में। ओके, तो मैंने यहाँ पर फिर से रब करके वो वापस से लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसका मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स पिछले वाले जो पोर्शन मैंने रब किया था उसमें लिखा था। ओके, तो स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट, ऐसा कुछ तो लिखा था बॉक्स में इन ब्रैकेट में। ओके, तो उसका मीनिंग क्या होता है, सिर्फ डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वही स्टेटमेंट होते हैं, अदरवाइज इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट हमारे नहीं होते। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है स्टेटमेंट है क्या नहीं है, और जो होगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू बताओ। ओके, तो ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने ये सब कीवर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या है, वो स्टेटमेंट होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वो स्टेटमेंट नहीं होते। सिर्फ डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वही हमारा स्टेटमेंट होता है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स की तरफ। तो चलो अब बढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की तरफ, जो इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको जब वो समझ में आ जाएगा
को कौन सा साइन किधर अप्लाई करना है, मतलब जो हम नोटेशन लगाते हैं एंड के लिए ये नोटेशन, और के लिए ये, इफ देन के लिए ये, और इफ़ एंड ओनली इफ के लिए ये नोटेशंस, ये मैंने सब नोटेशंस लिखे हैं यहाँ पर। ओके, तो किधर किधर कब वो अप्लाई करेंगे वो हमको जब समझ में आएगा तो आप ये लेसन ईजी तरीके से मतलब खुद ही आप सॉल्व कर पाओगे। सभी सम्स और एक्सरसाइज में जो सभी सम्स है और प्रॉब्लम सेट में भी वो सभी आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको ये नोटेशन समझ में आना चाहिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल है लेसन, कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की डेफिनेशन की तरफ। ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज टू कनेक्ट, विच आर यूज, ऐसा वर्ड जो होता है जो हम दो सेंटेंस को, दो स्टेटमेंट को जॉइन और कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जो वर्ड और जो फ्रेज होता है विच आर यूज टू कनेक्ट और जॉइन टू स्टेटमेंट, मतलब दो जो स्टेटमेंट हमको दिए हैं वो हमको जॉइन करना है, तो जिस कनेक्टिव्स मतलब जिस लॉजिकल कनेक्टिव्स जिस वर्ड से हम उसको जॉइन करते हैं उसी वर्ड को कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो एंड किससे नोटेशन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए जो ऐसा दो लाइन, ये मैंने इसका नोटेशन लिख कर रखा है यहाँ पर अच्छी तरीके से। यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं, समझ लो यार, ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये बी से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे एंड का स्टार्टिंग किससे होता है, ए से, तो यहाँ पर नोटेशन उसका ए, मैंने ऐसा ध्यान में रखा था। ओके, तो गड़बड़ हो सकती है आपकी, तो आप भी इसी तरीके से ध्यान में रखो। ए से स्टार्ट होता है तो उसका नोटेशन ए, लेकिन ए का जो बीच में जो साइन होता है वो हमको नहीं दिख देने की। ओके, तो और का नोटेशन है वी। इफ देन जब स्टेटमेंट मतलब जब सेंटेंस में आ जाए तो हमको उसका नोटेशन ऐसे लिख देने का है। मैं बाद में सब बताऊंगा, ये सब बेसिक है, ये सब मैंने ये जो पार्ट है वो सब बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक फॉर एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो बेसिक है वो सब मैं आज इस पार्ट के थ्रू आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहें। इफ़ एंड ओनली इफ़ का नोटेशन है यहाँ पर ऐसा एक सेगमेंट, मतलब एक ऐसा लाइन लिख देने की, दोनों साइड एरो लगा देने का। ओके, तो अब एंड जब होता है तभी ये नोटेशन हमको यूज़ करना है। ओके, एंड जब होता है तब हमको ए नोटेशन यूज़ करना है, और जब होता है तो ए नोटेशन, इफ देन के लिए ये, और इफ एंड ओनली इफ के लिए ये। लेकिन जब कभी कभी ऐसी एक कंडीशन आती है, कभी कभी जो बट और नॉर, यहाँ पे नॉर है। ओके, बट और नॉर ये दो वर्ड है, मतलब ये दो फ्रेज है ना, वो हमें सेंटेंस में आ जाते हैं एंड की जगह पर। ओके, मतलब हमको सेंटेंस में एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली इफ कहीं भी नज़र नहीं आएगा, उसके बदले यहाँ पर बट और नॉर आएगा। लेकिन जब बट और नॉर आ जाएगा एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में, तो हमको डरने वाला कोई काम नहीं है। तो हमको सिर्फ क्या करने देगा है, जब स्टेटमेंट में बट और नॉर आ जाएगा ना, तब हमको एंड का जो नोटेशन है वही लिख देने का है। इसलिए मैंने इसके नीचे ही यहाँ पर ये दो फ्रेज लिखे हैं। तो बट, नॉर एंड एंड, इसके लिए सेम नोटेशन है टाइप ए। ओके, तो अब सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक में दिया है तो मेरा बताना काम है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, ओनली वन स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब ओनली वन स्टेटमेंट। और जो कंपाउंड स्टेटमेंट है यहाँ पर टू और मोर स्टेटमेंट कंबाइन ईच अदर, मतलब टू और मोर स्टेटमेंट जो है, वन और टू स्टेटमेंट मतलब वन और उससे भी ज़्यादा, एक और उससे भी ज़्यादा जो स्टेटमेंट है वो कंबाइन करके लिखे जाते हैं, उस स्टेटमेंट में कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो चलो बढ़ते हैं, जो चार इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ दी है बुक में, कंजक्शन, डिसकंजक्शन और दो है, तो मैं अब वो लेने वाला हूँ। तो ये मैं रब कर देता हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, इतना पोर्शन है ना, इतना अच्छी तरीके से दिमाग में एकदम फिट करके रखना है। ओके, एकदम अच्छे तरीके से, मतलब एकदम अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक में यही आपको यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से दिमाग में एकदम फिट करके रखो। तो चलो बढ़ते हैं अब मेन प्रॉपर्टीज़ इस लेसन में, और इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं। कंजक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या, तो बोथ आर ट्रू। मैंने यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं, मतलब जब बोथ जो ट्रुथ वैल्यू होती है, ट्रुथ वैल्यू फर्स्ट है, तो ट्रुथ वैल्यू क्या होती है वो समझ कर लो।
ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स, ये सब ट्रुथ वैल्यू होता है। अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा तब आपका ये लेसन बहुत ही क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी जो प्रॉपर्टी है वो मैं बताने वाला हूँ। तो बोथ आर ट्रू, जब बोथ आर ट्रू होते हैं मतलब जो ट्रुथ वैल्यू, दोनों की ट्रुथ वैल्यू जब ट्रू होती है तभी उसका आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आता है। ओके, तो कंजक्शन के लिए यहाँ पे नोटेशन होता है एंड का जो नोटेशन होता है वो कंजक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए नोटेशन होता है वी, और का जो नोटेशन होता है वो डिसजंक्शन के लिए होता है। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन का नोटेशन क्या होता है, ये एरो लगा देने का। ओके, तो सिमिलर है, ये सिमिलर किससे है, जो मैंने इफ देन का जो नोटेशन बताया था उससे सिमिलर है। और बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन का जो सिंबल होता है वो ऐसे हम नोटेशन करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो सिंबल होता है वो सिमिलर एज लाइक, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो फर्स्टली कंजक्शन का हम एग्जाम्पल देखेंगे। कंजक्शन किससे नोटेशन करते हैं, यहाँ पर एंड से। तो यहाँ पर मैंने ये दो कीवर्ड्स मतलब P एंड Q ऐसा लिख दिया है। तो और उसका हमें क्या करना है, कंजक्शन का प्रॉपर्टी देखना है ना पहले। तो हम एंड यहाँ पर मैंने साइन यूज़ किया। तो मैंने कंजक्शन के प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, बोथ आर ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे, ट्रुथ वैल्यू दोनों की ट्रू होंगी तभी उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स आएगा। तो देखते हैं अब यहाँ पर दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो उसका आंसर ट्रू। सिर्फ यहाँ पे दोनों की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी उसका आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अच्छी तरीके से ध्यान दो। यहाँ पर दोनों की ट्रुथ वैल्यू टी है मतलब ट्रू, टी मतलब ट्रू। यहाँ पर इसका भी नोटेशन लिख कर रखो, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। टी मतलब दोनों की ट्रुथ वैल्यू टी मतलब ट्रू है, तो उसका आंसर आएगा ट्रू। और यहाँ पे दोनों की ट्रुथ वैल्यू, ये एक की ट्रू है एक की फॉल्स है, तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। सिर्फ दोनों की ट्रुथ वैल्यू जब ट्रू आती है, मतलब दोनों की ट्रुथ वैल्यू टी आती है, तभी उसका आंसर डायरेक्टली ट्रू लिख देने का, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। तो अदरवाइज सभी जगह पर यहाँ पर फॉल्स आएगा। ओके, ये तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब। यहाँ पर मैं एक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन के लिए सिंबल यहाँ पर है वी, मतलब और का जो नोटेशन होता है वही हम डिसजंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स क्या लिखा है, एट लीस्ट वन ट्रू। मतलब एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एक चलेगा उससे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब वन ट्रू तो चलेगा लेकिन दो भी चलेंगे। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, दो भी चलेंगे। ओके, तो एटलीस्ट वन ट्रू, यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट वन ट्रू मतलब एक चलेगा दो भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो है, तो इसका आंसर डायरेक्टली ट्रू लिख देने का। ओके, तो यहाँ पर एक है, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, दो भी चलेंगे, तो यहाँ पर एक तो है, इसका आंसर ट्रू लिखा। यहाँ पर एक है, उसका आंसर ट्रू लिखा। यहाँ पर एक भी नहीं है ना, तो उसका आंसर डायरेक्टली फॉल्स लिख देने का। समझ में आया क्या, एटलीस्ट वन ट्रू मैंने बोला है। एटलीस्ट वन ट्रू का मीनिंग होता है कम से कम एक, दो भी चलेंगे। यहाँ पर ट्रू वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ट्रू मतलब टी। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन ट्रू मतलब वन भी चलेगा ट्रू और दो भी चलेंगे, लेकिन कोई भी नहीं मतलब अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, तो उसका मैंने आंसर डायरेक्टली फॉल्स लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक तो है ना, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है। एटलीस्ट वन ट्रू बोला है मतलब एक भी चलेगा और उससे ज़्यादा भी, कम से कम एक। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर फाइंड किया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर मैं चेंजेस कर लेता हूँ। सिर्फ मैं ये एग्जाम्पल है, एक समझ लो ऐसा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडीशनल। कंडीशनल का सिंबल जो होता है वो सिमिलर होता है इफ देन से। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये एरो लगा दिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं क्या है। इम्प्लीकेशन भी इसको कहते हैं। व्हेन P इज ट्रू मतलब व्हेन P इज ट्रू, सॉरी प्री नहीं P, व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तभी उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज उसका आंसर ट्रू आएगा। मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स भी लिख चुका हूँ ऑलरेडी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए ही होंगे। ओके, तो व्हेन P इज ट्रू, जब P ट्रू होगा, जब P जो ट्रू होगा और जब Q होता है वो फॉल्स होगा, तभी उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज उसका आंसर ट्रू आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर अब
ये फिल कर लेता हूँ। व्हेन p इज़ ट्रू, फिर से देखो व्हेन p इज़ ट्रू एंड q इज़ फॉल्स। p इज़ ट्रू, यहाँ पर p इज़ ट्रू है, यहाँ पर p इज़ ट्रू है, और यहाँ पे q किधर फॉल्स है, यहाँ पर ही फॉल्स है। ओके, तो उसका आंसर डायरेक्टली फॉल्स लिख देने का। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर फॉल्स लिख देने का। और जो पहले दो कंडीशन बताई, बोथ आर ट्रू, जब बोथ आर ट्रू होते हैं उसका आंसर डायरेक्टली ट्रू लिख देने का। यहाँ पे एटलीस्ट वन ट्रू, इसका आंसर डायरेक्टली ट्रू लिख देने का, और यहाँ पर भी ट्रू लिख देने का। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल जब आता है तब व्हेन p इज़ ट्रू, मतलब जो p होता है वही ट्रू होना चाहिए और q वही फॉल्स होना चाहिए, उसका तभी आंसर उसका फॉल्स आएगा, लेकिन अदरवाइज बाकी जगह पर सब ट्रू आ जाएगा। तो फाइनल प्रॉपर्टी मतलब और दो प्रॉपर्टी बचे हुए हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ। यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन का हम साइन लगाते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो साइन है डबल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड है, मतलब मिलता जुलता है। तो अब उसका प्रॉपर्टी अब देखते हैं। इफ़ ट्रुथ वैल्यू ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, मतलब जो ट्रुथ वैल्यू क्या होती है t एंड f, दोनों साइड की जो ट्रुथ वैल्यू है जो सेम होगी, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तभी उसका आंसर ट्रू लिख देने का, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स। समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा? इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड की जो ट्रुथ वैल्यू है p एंड q की जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, तभी उसका आंसर t आ जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स आएगा। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों साइड के क्या है, ट्रुथ वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तभी उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आंसर ट्रू लिखा, यहाँ पर भी आंसर ट्रू लिखा, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स। यहाँ पर दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर उसका आंसर फॉल्स। सिर्फ बाय कंडीशनल में क्या हमको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट हमको ध्यान में रखना है। इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ द बोथ साइड आर सेम, ट्रुथ वैल्यू ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की जो ट्रुथ वैल्यू है सेम होनी चाहिए, तभी उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, तो कंडीशनल और इम्प्लीकेशन का जो कंडीशन है, मतलब प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा, व्हेन p इज ट्रू, जब p ट्रू होगा और q फॉल्स होगा तभी उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज इधर ट्रू आ जाएगा। ओके, उसका आंसर फॉल्स है, यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ ऑलरेडी। एटलीस्ट वन ट्रू, यहाँ पर डिसजंक्शन के प्रॉपर्टी में क्या है, एटलीस्ट वन ट्रू, एक ट्रू होना चाहिए, बाकी सब एक, और एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक होना चाहिए, वो भी चलेगा, दो होंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर दो है तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स लिख देने का। ओके, मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बाय कंडीशनल की यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करके दी। तो अब रिवाइज करो, बोथ आर ट्रू, दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ट्रू आ जाएगा एट कंडीशन कंजक्शन की, जब कंडीशनल हम यूज़ करेंगे तब यहाँ पर ही ट्रू आएगा, और बाकी जब सभी फॉल्स आ जाएंगे। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। p, यहाँ पर मैंने यहाँ पर p लिखा है। ओके, और यहाँ पर उसका ही निगेशन मतलब अपोजिट, यहाँ पर निगेशन मीन्स अपोजिट। यहाँ पे निगेशन मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, तो t का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट t। यहाँ पर जब निगेशन आएगा, और हाँ, तो ये पहले तो यही देख लो, यहाँ पर p, t और फॉल्स मैंने लिख चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो उसका हमें निगेशन लेना है, मतलब उसका हमें अपोजिट लेना है। निगेशन का मीनिंग होता है अपोजिट। ओके, यहाँ पर ये ट्रिक है, निगेशन का मीनिंग होता है अपोजिट। तो यहाँ पर t का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स का अपोजिट होगा ट्रू। तो यहाँ पर हमने निगेशन उसका फाइंड किया। अब जब निगेशन ऑफ p, मतलब एक ही जो ट्रुथ वैल्यू होती है, यहाँ पर p हमने ट्रुथ वैल्यू ऐसा माना। ओके, तो उसका ही निगेशन और उस ब्रैकेट का पूरे का निगेशन, मतलब ऐसा जब कंडीशन होती है तो उसका आंसर क्या लिख देने का, ये, और ये निगेशन का साइन हटा देने का, और सिर्फ यहाँ पर p जो होता है वही आंसर लिख देने का। तो आई होप तुमको ये सारा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखते हैं, पूरा एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के इस लेक्चर के थ्रू जो इम्पोर्टेंट है 1.1 एक्सरसाइज के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखो विदाउट स्किप। ओके, तो आज
मैंने जो इम्पोर्टेंट बताया, सभी इम्पोर्टेंट बताया है एक्सरसाइज 1.1 के लिए, वो अच्छी तरीके से पूरे तरीके से वॉच करो। और सभी जो मैंने ट्रिक्स बताए, नोटेशन बताए, प्रॉपर्टीज बताए, वो अच्छी तरीके से आप तो लर्न कर लो। किधर किधर ट्रू होता है, किधर किधर फॉल्स होता है, वो अच्छी तरीके से हमको ध्यान में रखना है, एकदम दिमाग में एकदम फिट करके रखना है। अब मैं स्टार्टिंग करूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.1। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट में। गॉड ब्लेस यू, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क को पहनो, टेक केयर।